students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर्स यूनिट 5 दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। और +1 के अंदर हम डील करेंगे लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट के बारे में, एंड सॉलिड स्टेट इज पेंडिंग फॉर योर +2 क्लास, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक विच वी आर गोइंग टू टेक दैट इज मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। ठीक है, अब देखिए, चाहे गैसियस स्टेट हो, चाहे सॉलिड स्टेट हो, चाहे लिक्विड स्टेट हो, किस पे डिपेंड करती है कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो ओवरऑल हम इसको बोलेंगे इंटरैक्शन इन बिटवीन टू। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन किस तरह की है, ठीक है। अब देखिए, बेसिकली जब भी इंटरैक्शन होगी एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो जस्ट मैं एक सेपरेशन बता रही हूं, वन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी नेगेटिव, ओनली देन देयर विल बी अट्रैक्शन, ठीक है। आप प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़कर आए हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंपैक्ट क्या रहता है, दैट वाटर H2O it becomes liquid and H2S it becomes gas, ठीक है। तो कौन कौन सी अलग अलग तरह की इंटरैक्शंस है, लेट्स डू दैट। ओके, अलग अलग तरह की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उनको जनरली हम बोल देते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। आपने ये नाम बहुत बार सुना है। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ये हम ब्रॉडली 3 टाइप्स में बांटते हैं, डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो ये बेसिक हैं कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्सेस जनरेट होती हैं, ठीक है। एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्पर्शन फोर्सेस, और इसको डिस्कवर करने वाले थे फ्रिट्ज लंडन, तो इसलिए इसको लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल ये हमेशा सिमेट्रिकल होता है, और मॉलिक्यूल होना चाहिए नॉन पोलर, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिल्कुल सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिवॉल्व करते रहते हैं, तो एक टाइम पे देखो इलेक्ट्रॉन्स अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, इलेक्ट्रॉन्स एक साइड को हो गए, एक साइड उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, दूसरी साइड कम है, तो क्या हुआ, डाइपोल डेवलप हो गया, है ना। अब ये 2 एटम्स हैं, ठीक, अभी ये सिमेट्रिकल हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी है कहीं पे भी हो सकता है, तो जगह जगह चेंज कर रहा है वो, ठीक। तो इस मूवमेंट के चलते चलते एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, अब देखो ए वाला मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो गया और बी वाला अभी भी सिमेट्रिकल है। तो ए की अनसिमेट्रिकल होने की वजह से इसने बी को भी अनसिमेट्रिकल कर देना है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस राइट साइड को है तो उधर पॉजिटिव चार्ज हुआ, जिधर को एरो है उधर नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज बी वाला जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो उसका नेगेटिव ए वाली साइड को मूव करेगा, ठीक है। तो ए में बना था इंस्टाटेनियस, अचानक, तो उसने क्या किया, दूसरे मॉलिक्यूल में इंड्यूस कर दिया। अब दोनों ही डाइपोल बन गए, ठीक है ना, इंस्टाटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन हो गई। अब ये फोर्सेस ऐसा नहीं है कि 2 किलोमीटर से होंगी, इन फोर्सेस को एग्जिस्ट करने के लिए दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए। दिस इज शॉर्ट रेंज फोर्सेस सिर्फ 500 पिकोमीटर्स के अंदर ही प्ले करेगी, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 6th रूट ऑफ देयर रेडियस। तो ये जो रेडियस है क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस, एटम का रेडियस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं डाइपोल डाइपोल। तो बड़े सिंपल सी बात है, जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें तो ऑलरेडी डाइपोल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी है, तो एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। अब ये देखो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा किसके नज़दीक होता है, क्लोरीन के नज़दीक, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो राइट वाला पोर्शन, क्लोरीन वाला पोर्शन बिकम्स पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन का रह जाता है पार्शियली पॉजिटिव।
और ये दोनों चार्ज हमेशा बराबर होते हैं, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल जब पास पास आएंगे तो एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अब ये कौन सी फोर्सेस हो गई? दोनों तरफ डाइपोल डाइपोल, तो फोर्सेस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, तो सिर्फ HCl में नहीं होता, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर ये होता है। ठीक है, अब देखो इनका बॉइलिंग पॉइंट, जितने भी पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, नॉन पोलर कोवलेंट्स का कम होता है। ठीक है, अब देखो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि पहले से ही डाइपोल्स बने हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहती है। ठीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर वीकर देन आयन आयन। डाइपोल में तो पार्शियल चार्जेस होते हैं, जबकि आयन्स के अंदर बिल्कुल परफेक्ट चार्ज होता है, पूरा +1 या पूरा -1। ठीक है, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी कितनी बाहर निकलेगी वो भी किस पे डिपेंड करती है? 6 रूट ऑफ देयर रेडियस। रेडियस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन, ये देखो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का नियरेस्ट डिफरेंस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कितना है उस पर डिपेंड करती है। जितना डिस्टेंस कम एनर्जी उतनी ज़्यादा। अब देखो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एक हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इधर भी ए उधर भी ए, दूसरी साइड पोलर मॉलिक्यूल है, तो इट इज़ हैविंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये क्या करता है, इसका नेगेटिव पोर्शन दूसरे के पॉजिटिव पोर्शन को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर चला जाएगा। अब मॉलिक्यूल की जगह हमने ले ली क्लोरीन मॉलिक्यूल, बिल्कुल नॉन पोलर, लेकिन वाटर क्या है? पोलर। तो वाटर का ऑक्सीजन वाला पोर्शन इट इज़ हैविंग नेगेटिव चार्ज, ये क्लोरीन के क्लाउड को पोलराइज कर दिया इसने। वाटर का तो ऑलरेडी पोलराइज्ड है, इसने क्लोरीन में भी डाइपोल इंड्यूस कर दिया, तो उसके पॉजिटिव पोर्शन को इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अब देखो लेफ्ट में भी डाइपोल, राइट में भी डाइपोल, लेकिन वाटर का डाइपोल ऑलरेडी था, लेकिन क्लोरीन के अंदर डाइपोल इंड्यूस किया, तो दिस इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। क्योंकि वाटर का पहले से ही पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो वो इसका जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको डिफॉर्म कर देता है। अरे बिल्कुल ऐसे ही ब्रोमीन ले लीजिए आप, उसको भी ऐसे ही करेगा। कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल आप रखेंगे, ये उसको इसी तरीके से डाइपोल इंड्यूस करेगा और दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी। एंड अगेन दिस इंटरेक्शन एनर्जी इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 6 रूट ऑफ रेडियस। और ये रेडियस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स। अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, पढ़ के आए हो ना आप। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया में आप देख रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप वाटर में देख रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप HF में देख रहे हो। ठीक है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ही ज़्यादा। ठीक है, तो इसकी एनर्जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एनर्जी जो है इट फॉल्स इन द रेंज ऑफ 10 to 100 किलो जूल्स। अब वैन डर वाल्स फोर्सेस, इसके अंदर अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड्स की, तो देखो प्रोटीन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये मॉलिक्यूल कितने ज़्यादा स्टेबल हैं। इन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से कोई चीज़ सॉलिड बनती है और कोई लिक्विड बनती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैन ऑल्सो बी रिपल्सिव इन नेचर, ये एक दूसरे को रिपेल भी कर सकती हैं। अगर मॉलिक्यूल घूमते घूमते इस तरीके से एक दूसरे के सामने आए दैट उनके जो सेम पोल्स हैं वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो क्या होगा? दे विल रिपेल ईच अदर। इधर भी नेगेटिव उधर भी नेगेटिव, सेम चार्जेस, दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मोशन देखिए, सॉलिड के अंदर तो एटम्स मूव ही नहीं करती और लिक्विड के अंदर मोशन बहुत कम होता है। आप सॉलिड को कंप्रेस करने की कोशिश करो, इम्पॉसिबल। लिक्विड को कंप्रेस करने की कोशिश करो, क्यों? आप देख रहे हो ना लिक्विड्स के अंदर थोड़ी थोड़ी खाली जगह है, तो लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं बहुत कम। तो अब तीनों को देखिए, फिजिकल स्टेट, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैसेस के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में खाली जगह ही बहुत है, तो दैट आर हाईली हाईली कंप्रेसिबल। अच्छा, अब अलग अलग तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर मोशन देखिए। मॉलिक्यूल ट्रांसलेट कर सकता है, रोटेट कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है, ट्रांसलेशन मतलब घूमते घूमते जगह भी बदल रहा है। अब थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी क्या है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी।
मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी कितनी है। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ज़्यादा मोशन ज़्यादा। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, लेकिन अब जो थर्मल एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी दैट इज़ थर्मल एनर्जी, वो इनको एक दूसरे से दूर करती है। कोई मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा मोशन में होगा दूसरों से दूर भागेगा, ठीक है। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो उनको बांधना चाहती हैं, लेकिन थर्मल एनर्जी क्योंकि पहले से ही हाईली एनर्जेटिक है तो वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे कम है, ठीक है, लेकिन थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा है। मॉलिक्यूल्स मोशन में है ना, थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा है। इसीलिए गैसेस को आप जब कंप्रेस करते हो तो ये लिक्विफाइड हो जाती है। सबसे पहले डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। आयन डाइपोल इंटरैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोलर इंटरैक्शन एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोलर इंटरैक्शन एंड लास्ट इज इंस्टेंटेनियस डाइपोलर इंटरैक्शन। ये है 5 तरह की इंटरैक्शन। हम इनको वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, साफ दिखाई दे रहा है। कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, अब पोलर नॉन पोलर आप बहुत अच्छे से जानते हो, कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा उसका एक एंड पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा। मैं यहां पे एग्जांपल ले लेती हूं, फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है। मैं इसको H और इसको Cl ले रही हूं, तो इधर हो गया पॉजिटिव और इधर हो गया नेगेटिव, मींस ये मॉलिक्यूल ऐसे है, राइट। ये वाला पोर्शन नेगेटिव, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव। सेम इसी तरह का मॉलिक्यूल आगे है HCl, तो ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है और ये वाला पोर्शन नेगेटिव है। दिस पोर्शन इज नेगेटिव, दिस पोर्शन इज पॉजिटिव। तो देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई। ये कौन है? डाइपोल। ये कौन है? डाइपोल। डाइपोल डाइपोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दिस इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। इट इज टू सिंपल, ठीक है। कोई डरने वाली बात नहीं है कि ये क्या है वो क्या है, नथिंग। अब देखते जाइए, हो गया ओके। अब नेक्स्ट इज आयन डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है, ये हो गया। अब एक तो आयन चाहिए हमें, अब वो केटाइन भी हो सकता है और एनाइन भी हो सकता है, केटाइन और एनाइन। और इसके साथ इंटरैक्शन किसकी होगी? यस, डाइपोल की। इसके साथ इंटरैक्शन किसकी होगी? अब देखो एनाइन के इस तरफ पॉजिटिव होगा, केटाइन के इस तरफ नेगेटिव होगा, तो इस तरह की इंटरैक्शन को हम क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। ये तो मैं सिंपल बता रही थी। सबसे बेस्ट एग्जांपल देखना आप, सोडियम क्लोराइड। इसको हमने डिसॉल्व कर दिया पानी के अंदर, और आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल इट इज हैविंग बेंट स्ट्रक्चर, राइट, विद अ बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्रीज। बेंट होता है ना, ओके। इट मींस ये वाला पोर्शन नेगेटिव और इधर वाला पोर्शन क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये पोर्शन नेगेटिव और ये वाला पोर्शन पॉजिटिव, ठीक है। इसी चीज को हम बनाने वाले हैं। इस तरफ आ गया Na पॉजिटिव और इस तरफ चला गया Cl नेगेटिव, ओके। अब हम जानते हैं ये स्ट्रक्चर है वाटर का, नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। इसी चीज को हम यहां यूज करेंगे। नाउ दिस इज आयन, दिस इज एनाइन, दिस इज केटाइन। अब देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल ने इसको कवर कर लिया, ठीक है। इधर में मैं 4 वाटर मॉलिक्यूल लगा रही हूं इसके साथ। NaCl नमक पानी में घुलता ही ऐसे है, दिस इज केटाइन, ठीक है। अब देखो किस तरीके से लगेगा, इस तरफ आएगी ऑक्सीजन और इधर दोनों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इधर दोनों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इधर दोनों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन, क्योंकि इसके ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव। और इस मॉलिक्यूल में इस तरफ है नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इधर उल्टा होगा, इधर H और उधर O। समझ आई बात? इस तरीके से,
इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल इसको कवर कर लेंगे। अब ये आयन और ये डाइपोल बन गया ना, डाइपोल, दिस इज डाइपोल एंड दिस इज आयन, और इनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज आयन डाइपोल इंटरैक्शन, है ना सिंपल। केटाइन और एनाइन दोनों ही किसके साथ शो कर रहे हैं, डाइपोल के साथ, और वो डाइपोल हमने क्या लिया, वाटर मॉलिक्यूल। वो ऑटोमेटिकली नेचर में एग्जिस्ट ही एज अ डाइपोल करता है। क्लियर? ओके, आई नो इट इज वेरी मच क्लियर। ये भी हो गया। वेल, नेक्स्ट इज आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोलर इंटरैक्शन। अब यहां पे एक नया वर्ड आपके पास आ गया, इंड्यूस्ड मीन्स वो पहले नहीं था। इधर कोई आयन है, चाहे वो केटाइन हो चाहे वो एनाइन हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक। इट इज हैविंग सर्टेन चार्ज, और इधर एक मॉलिक्यूल है, दिस इज मॉलिक्यूल। अभी ये डाइपोल नहीं बना। इंड्यूस्ड का मतलब क्या है, इंडक्शन। इंड्यूस मतलब था नहीं, हमने जनरेट कर दिया। कैसे? इसके अंदर इसका सेंटर में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से पूरे में यूनिवर्सली बिल्कुल बराबरी से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर यहां पे आया केटाइन, पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट करेगा, क्वाइट ऑब्वियस। जैसे ही ये इसके नजदीक पहुंचा, ये इसके नजदीक पहुंचा, ये मॉलिक्यूल था और कौन सा था, नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर। अब देखो, ये जब एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, व्हाट विल हैपन, केटाइन और ये बिल्कुल नजदीक, इसने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ऐसे हो जाएगा। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर है, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ गया। इसका मतलब ये पॉजिटिव, ये वाला पोर्शन हो गया नेगेटिव, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, पॉजिटिव, बन गया डाइपोल। अब क्या बना, आयन डाइपोलर इंटरैक्शन। गॉट इट? अब ये बन गया आयन डाइपोलर इंटरैक्शन, ठीक है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं। देखो, हमारे पास था आयोडीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड, और ये बन जाता है KI3। एक स्पेशल केस रहता है, ये बन जाता है KI3, और जब KI3 टूटता है, इट गिव्स K पॉजिटिव एंड I3 नेगेटिव। नाउ दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ आयन, और ये बनता किस तरीके से है देखना। I3 नेगेटिव कैसे बना, इधर थी आयोडीन नॉन पोलर, यहां से क्या निकला, I नेगेटिव, तो ये था I नेगेटिव, दिस इज एनाइन, और इधर थी आयोडीन, बिल्कुल न्यूट्रल। बट इसने क्या किया, इसके ऊपर चार्ज जनरेट कर दिया। व्हेन दे अप्रोच्ड, नजदीक आए, तो ये रहा I नेगेटिव, इनके बीच में इंटरैक्शन हुई, कैसे, इट जनरेटेड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हियर एंड डेल्टा नेगेटिव चार्ज हियर। इसने इसके अंदर इंड्यूस कर दिया, ठीक है, इंड्यूस किया, पहले था नहीं। तो दिस इज कॉल्ड आयन एंड दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये क्या बन गया, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। क्वाइट सिंपल, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से नेक्स्ट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, बिल्कुल सिंपल। अब देखिए, हमारे पास ऑलरेडी एक डाइपोल है, ओके, लेट इट बी HCl, डाइपोल है, और दूसरी साइड मेरे पास एक नॉर्मल मॉलिक्यूल था, इट वॉज नॉन पोलर, ठीक है, न्यूक्लियस एंड दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या हुआ, व्हेन दे अप्रोच्ड, दिस पोर्शन इज नेगेटिव एंड दिस पोर्शन इज पॉजिटिव, व्हेन दे कम टुगेदर व्हाट हैपेंड। अब क्योंकि यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पॉजिटिव को इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इधर आया Cl नेगेटिव H पॉजिटिव, ये था नेगेटिव चार्ज, तो इस मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो दूसरी साइड को चला गया, ऐसे,
न्यूक्लियस इधर, दिस पोर्शन बिकम्स डेल्टा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो दूसरी साइड चला गया, ठीक है। और अगर ये डाइपोल H इधर और Cl इधर होता, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये डाइपोल ऐसे होता, पॉजिटिव इधर और सारे का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेल्टा नेगेटिव, तो इनके बीच में अब ये क्या है, डाइपोल, और ये क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। अब ये तो HCl के साथ मैंने सिंपल मॉलिक्यूल बनाया, हम क्या कर सकते हैं, HCl, इधर क्या है, आयोडीन, सेकेंड स्टेप के अंदर, दिस इज डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये है Cl नेगेटिव H पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और ये मॉलिक्यूल कैसे बन गया, I और I, इसके ऊपर आ गया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। अब ये हो गया इंड्यूस्ड डाइपोल एंड दिस इज ऑलरेडी डाइपोल, समझ आई बात, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। यहां मैंने जर्नल लिया कि एक मॉलिक्यूल है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर चला गया, ठीक है। तो ये था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोलर इंटरैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी आर लेफ्ट विद लास्ट, इंस्टेंटेनियस डाइपोलर इंटरैक्शंस। ओके, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। देखो, ये कोई मॉलिक्यूल है, लेट इट बी एनी मॉलिक्यूल, नॉन पोलर, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये भी नॉन पोलर, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, लेट इट बी इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बिल्कुल 180 पे हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, तो दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या हुआ, अचानक इंस्टेंटेनियसली, मतलब माइक्रो सेकेंड, 1 सेकेंड कितना होता है, इस चुटकी बजाने तक के टाइम के अंदर उसका भी आप कह लो कि 1/6 zeros लगा दीजिए, इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक साइड आ गए, ठीक, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड आ गए, मतलब अब ये वाला पोर्शन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड आ गए, मींस ये वाला पोर्शन क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए डेल्टा नेगेटिव, और इधर वाला पोर्शन क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये क्या बना, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल अचानक बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते रहते हैं। ओके, अब दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हुआ, ये खुद क्या बना, पॉजिटिव। व्हाट इट विल डू, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, खुद तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो जैसे ही ये पॉजिटिव हुआ, इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, शिफ्ट नहीं किया, जस्ट अट्रैक्ट किया, तो ये वाला मॉलिक्यूल भी थोड़ा सा इसकी तरफ को टिल्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज एक साइड हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारा इस साइड आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस साइड हो गया, ठीक है। यहां तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड को आ गया, तो इसके ऊपर आ गया डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, आ गया ऑपोजिट चार्जेस आमने सामने। तो ये था इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और ये क्या बना, इंड्यूस्ड डाइपोल। सो इंस्टेंटेनियस डाइपोलर इंटरैक्शन, क्लियर। इसमें भी एकदम से बना, इसमें भी एकदम से बना। तो ये थी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, अब देखिए चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पहले हम बात करेंगे गैशियस स्टेट के बारे में, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर गैशियस स्टेट, राइट। अब गैसेस की कुछ एक प्रॉपर्टीज, ओके। तो टॉकिंग अबाउट गैशियस स्टेट ऑफ मैटर, देखिए मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नेचर के अंदर in the form of diatomic nature, they exist as gases, right. Along with them all noble gases, they are also gases.
तो गैशियस स्टेट जो है इट इज़ हैविंग सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, आप बड़े अच्छे से उनके साथ फेमिलियर हो। सो देखिए, गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनकी ना तो कोई शेप होती है ना कोई वॉल्यूम होता है। जिस कंटेनर में डालेंगे हम एज्यूम करते हैं वही इसका वॉल्यूम है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, आप गैसेस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो। सो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल क्योंकि इनके अंदर खाली जगह बहुत होती है, तो आप इनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो। आप पिस्टन की दोनों पोजीशंस देखिए। देन गैसेस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, सारी डायरेक्शंस में बराबर प्रेशर लगाएंगी। एंड गैसेस इंटरमिक्स इक्वली एंड कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शंस विदाउट एनी मैकेनिकल एड। आप दो गैसेस को किसी कंटेनर में डालिए, एकदम से मिक्स हो जाएंगी। गैसेस हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स एंड no definite shape, no definite volume। गैसेस की कोई शेप नहीं होती, कोई वॉल्यूम नहीं होता। जिस कंटेनर में रखेंगे ये उसी के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा अब इसके मेजरेबल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें, गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, constituents are not closely packed। ये दूर दूर हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड, ठीक है। अब कौन कौन सी इसकी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, ये तो गैसेस की सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, आप लोग सब जानते हो। किस किस को माप सकते हो आप? मास, है ना। छोटी क्लासेस में आप करते थे ना, एक फुटबॉल का ब्लैडर लो, उसका वेट करा, W1 आ गया, फिर इसमें एयर भर दो, ठीक। एयर भरने के बाद वेट करिए, W2 आ गया, तो W2 माइनस W1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? वेट ऑफ गैस, ठीक है। इस तरीके से आप गैस के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हो। मींस गैसेस आर मेजरेबल, आप उसके मास को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 2 ग्राम हाइड्रोजन, 3 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम हाइड्रोजन, तो दैट इज पॉसिबल, दैट इज मेजरेबल। दूसरी बात, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का ऐसा है, आप जिस कंटेनर में डालेंगे वही उसका वॉल्यूम है। एक छोटी सी सेंट की शीशी अगर मैं इस पूरे कमरे में फैला देती हूं तो पहले उसका वॉल्यूम क्या था? वो छोटा सा शीशू, ठीक है, छोटी सी शीशी होती है, और जब ये टूट गई, पूरे कमरे में फैल गई। नाउ पहले तो वो इसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था, लेकिन अब इस रूम का वॉल्यूम होगा वही होगा, ठीक है। तो एक्चुअली आप लोगों को ये नहीं लगता कि जब हम गैसेस के वॉल्यूम को मेजर करते हैं, एक्चुअली हम क्या करते हैं? गैस मॉलिक्यूल्स के बीच की खाली जगह को नाप रहे होते हैं, है ना। क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो नजदीक नजदीक है नहीं, तो उनके बीच खाली जगह बढ़ती जाती है, और ये हमेशा एक दूसरे से दूर ही भागते रहते हैं। उसी में ये लोग खुश रहते हैं। उसका भी रीजन है, हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो वॉल्यूम को भी आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, जस्ट जिस कंटेनर में आपने डाला है उसी से। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर ऑफ गैस, यस इट इज मेजरेबल, ठीक है। किस तरीके से हम इसके बारे में बात करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज प्रेशर? देखिए, किसी भी कंटेनर के अंदर हमने कोई भी गैस एनक्लोज की है, लेट इट बी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, डबल, दो दो, है ना, HH, ठीक है। तो ये क्या है? हर वॉल के ऊपर इक्वल फोर्स के साथ ये मॉलिक्यूल स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। आप ये यहां पे पर्टिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। दिस इज फोर्स exerted by gas molecules per unit area at the wall of container. So this is pressure. Pressure is equal to force per unit area. कितनी फोर्स के साथ टक्कर मारेंगे, प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। जितनी ज्यादा फोर्स के साथ टकराएंगे, प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो कितनी फोर्स के साथ टकराएंगे? जितनी उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी,
ठीक है। अगर हम एक कमरे को एज्यूम करें और लेट इट बी कि हमने वहां पे 10 स्टूडेंट्स को छोड़ दिया कि चलो भाई चलते रहो चलते रहो, ओके। अगर वो नॉर्मल स्पीड के साथ चले होंगे, दे विल मूव टू द वॉल, दे विल टच इट एंड गो बैक। लेकिन अब उनको कहा जाता है दौड़ते ही जाना है, तो अरे जोर से, जब ऐसे दौड़ के आएंगे तो जोर से बजेंगे दीवार में, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी ना, फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी। ये चीज तो आप समझते हो, है ना। दो बच्चे धीरे 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 आते हैं और ऐसे टक्कर लगाते हैं, और प्लेग्राउंड के अंदर क्या होता है, एक इधर से दौड़ के आ रहा है, एक इधर से दौड़ के आता है, धड़ाम, है ना। तो वो जो टक्कर है जिसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसमें फोर्स भी ज्यादा है। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स भी आपकी तरह ही होते हैं, बच्चों की तरह ही। तो प्रेशर इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड माइंड इट, ये चारों डायरेक्शंस के अंदर बराबर लगता है। दिस प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रेशर ऑफ गैस एंड प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस वक्त आपके ऊपर भी एक प्रेशर लग रहा है, यू आर अंडर प्रेशर, स्टडीज का प्रेशर नहीं, एयर का प्रेशर, ठीक है। आपके ऊपर हवा का दबाव है, और उस हवा के दबाव को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब, ठीक है। वायुमंडल के अंदर जो गैसेज हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं अर्थ के एनवायरमेंट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो कितना होता है, 1 atmospheric pressure it is equal to 76 millimeter of mercury, ठीक है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी और 760 mm ऑफ मर्करी। और हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बार में भी लेते हैं, 1 बार, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, बैरोमीटर, दिस इज बैरोमीटर, ठीक है। अब ये बैरोमीटर होता क्या है ये भी देख लेते हैं, ओके। बैरोमीटर के अंदर क्या लेते हैं, एक ट्रफ लिया, ट्रफ के अंदर हमने मरकरी फिल कर दिया, इस पूरे ट्रफ के अंदर मरकरी, और आपको पता है ना मरकरी का सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है, तो ये सारे का सारा मरकरी, ठीक है। अब ऐसी एक ट्यूब ली, ठीक है, इसको पूरा मरकरी से भर दिया और इसको ऐसे हैंड से ऐसे करके बाहर से लाए और ऐसे ऐसे मरकरी इसके बिल्कुल अंदर ले गए, ठीक। फिर आप इसको छोड़ देंगे, ये यहीं स्टिक कर जाएगा। मतलब कहने का कि हमने एक टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर इन्वर्टेड लगा दी ऐसे, और लेके हम कैसे आए थे, इन्वर्ट करके। शुरू में ये पूरी भरी हुई है, ठीक है, ये सारा मर्करी लेवल है, ये पूरी भर के हमने रखी थी, इसमें जरा सी भी एयर नहीं होनी चाहिए, तो ये लेवल आपको ऐसे दिखाई देगा मर्करी का, ठीक है। सरफेस टेंशन ज्यादा होती है, राइट। अब छोड़ दिया आपने, धीरे धीरे ये ओपन है ना, तो यहां पे लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसकी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज, शुरू में ये लेवल इतना सा रह गया, धीरे धीरे करते 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 एक स्टेज ऐसी आई कि अब ये लेवल इससे ऊपर नहीं जा रहा। फिर हम इस हाइट को मेजर करेंगे जो मरकरी के इस सरफेस से इसके लास्ट मेनिस्कस तक जा रही है, हम इसको मेजर करेंगे, और आप देखना एवरी टाइम इट विल बी इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो ट्यूब हमने ली है ना, दिस इज ग्रेजुएटेड, पढ़ी लिखी है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे निशान बने होते हैं कितने सेंटीमीटर है, ठीक है, जैसे ब्यूरेट होती है ना, बिल्कुल वैसे। अब ये लेवल हमेशा ऐसे ही होगा, इन्वर्टेड मेनिस्कस होता है मरकरी का, ठीक है। अब ये हमेशा 76 सेंटीमीटर ही रुकेगी, क्यों, क्योंकि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर एक्सर्ट हो रहा है, अंदर और बाहर का प्रेशर जब तक बराबर नहीं हो जाता, ये लेवल अप डाउन होता रहेगा, और जब अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बैरोमीटर, दिस इज बैरोमीटर, दिस इज बैरोमीटर।
अब हर जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं होता। जितने आप हाई ऑल्टीट्यूड पे चले जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। इट विल नॉट बी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप अपने होम टाउन में हैं, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहां आपका स्कूल है कुछ और है। आप जोत पे चले जाइए, नागविंद्रू चले जाइए, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा। कईयों को ऊपर जाके ऑक्सीजन की कमी आती है ना, ठीक है, इसी वजह से आती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ। प्रेशर कम हुआ मतलब एयर का वॉल्यूम कम हो गया भाई। अब एयर कम है तो उसमें ऑक्सीजन भी एज यूजुअल कम हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बैरोमीटर, ठीक है। बहुत सिंपल सा अपरेटस है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ओके, अब ये तो बात हुई हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। लेकिन मुझे तो उन गैसेस का प्रेशर मेजर करना है जिनके साथ आई हैव टू वर्क आउट, जिनके साथ मुझे बातचीत करनी है, जिनके प्रॉपर्टीज को मुझे स्टडी करना है, ठीक है। तो अब pressure of given gas is measured by इंस्ट्रूमेंट, उसको हम बोलते हैं मैनोमीटर। दिस इज मैनोमीटर, ठीक है। अब मैनोमीटर दो तरह का है। एक होता है क्लोज्ड एंड, दूसरा होता है ओपन एंडेड। एक क्लोज्ड एंडेड और दूसरा ओपन एंडेड, ठीक है। पहले मैं बात करूंगी क्लोज्ड एंड के बारे में। ओके, ये मेरे पास एक कंटेनर, और कंटेनर के साथ हमने एक यू शेप्ड ट्यूब अटैच कर दी जिसका एंड सील्ड है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। और इसमें ये मरकरी भरा हुआ है इन दोनों लिम्स के अंदर। अब आप देखो ये दोनों लेवल बराबर हैं। शुरू में ये दोनों लेवल बराबर हैं, मींस यहां पे अभी कोई प्रेशर नहीं है। अब हमने क्या किया, इधर जिस गैस का प्रेशर मेजर करना है हमने उसको ले लिया और कंटेनर को कर दिया सील। अब गैस मॉलिक्यूल कहां जाएंगे, जहां उनको खाली जगह दिखेगी, फैलते जाएंगे ना। यहां पहुंचे, व्हाट दे विल डू, दे विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट। इधर से प्रेशर लगेगा तो ये लेवल क्वाइट ऑब्वियस ऊपर को जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे ये पहले यहां पहुंचा, लेट इट बी ए स्टेज, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे जाएगा, क्योंकि धक्का तो अंदर से ही बज रहा है, आगे से कोई ऑपोजिशन नहीं है, ठीक है। तो फाइनली ये चीज आ गई, ये लेवल यहां पहुंच गया और ये लेवल यहां पहुंच गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, यही रहा, ये रहा इन दोनों का डिफरेंस। नाउ दिस हाइट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। इट इज टू सिंपल। अंदर से जितना धक्का लगेगा, क्योंकि डी तक पहुंच गया ना, डी से आगे वो लेवल ऊपर जा ही नहीं रहा, इसका मतलब अब अंदर से जितना प्रेशर लग सकता था वो लग गया। तो दैट विल गिव द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गिवन गैस। क्लियर? ओके, अब हम बात करेंगे ओपन एंडेड की। और ओपन एंड मुझे दो तरह के डायग्राम बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैं इसको हटा रही हूं। नाउ आई विल राइट हियर इन द सेंटर ओपन एंड, ओपन एंडेड मैनोमीटर, ठीक है। अब मैं इसके दो डायग्राम बना रही हूं, ध्यान से इसको समझना आप लोगों ने, ठीक है। एक मैनोमीटर इधर, अब ये है ओपन एंडेड, ठीक है ना। ये ऊपर से खुला है, और दूसरा भी हमने ओपन एंडेड ही लेना है। ये भी ओपन एंडेड, जो ट्यूब की ओपनिंग है दैट इज ओपन, ठीक है। इन द बिगनिंग दोनों में लेवल सेम, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई भी गैस शो नहीं की। तो हम स्टार्ट जब करते हैं तो मरकरी दोनों लिम्स के अंदर बराबर हाइट पे होता है। दोनों में डिफरेंस आएगा तभी तो फिर हम मेजर कर पाते हैं ना कि प्रेशर घटा या बढ़ा, ठीक है। ये रहा मरकरी
लिम्स, दोनों की तरफ बराबर। लेट मी चेक, यस, ओके। अब देखिए बच्चे, हमने इसमें गैस ऐड कर दी, ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना है आपने। हमने इसमें गैस डाल दी और इसमें भी, ठीक है। चलो इसको थोड़ा अलग ले लेते हैं। ठीक है, ये भी इसमें प्रेशर डालेंगे, ये भी इस पे आके प्रेशर डालेंगे, ठीक है। अब इधर ऊपर से कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इधर ऊपर से कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मेरे पास दो सिचुएशंस हैं। एक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ गैस। ये प्रेशर ज्यादा है और गैस का प्रेशर कम है, तो मरकरी का लेवल किधर को राइज करेगा? ये ज्यादा है प्रेशर, अंदर को धक्का ज्यादा है, अंदर से बाहर को धक्का कम है। इसका मतलब ये लेवल नीचे को जाएगा और ये लेवल ऊपर को जाएगा। गॉट माय पॉइंट? ये प्रेशर ज्यादा है तो नेचुरली ये धक्का इधर को जाएगा, ठीक है। तो शुरू में तो ये दोनों लेवल बराबर थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, ये प्रेशर अंदर से बाहर को आ रहा था। मेरे पास सिचुएशन ये बन गई कि ये लेवल ऊपर चला गया और ये लेवल नीचे आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये मेरे पास एक हाइट आ गई, इतनी आई ना, ये मेरे पास एक हाइट आ गई, ठीक। अब प्रेशर ऑफ गैस किसके बराबर होगा? एक प्रेशर अंदर से धक्का आ रहा है, एक प्रेशर बाहर से धक्का आ रहा है। इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस इट विल बी इक्वल टू प्रेशर एटमॉस्फेरिक माइनस एच। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से आप इस कॉलम की हाइट को कम कर देंगे, देन यू विल गेट प्रेशर ऑफ गैस। तभी आएगा ना, क्योंकि इधर से इसने धक्का दिया तो ये राइज आया है, ठीक है। तो पूरा एटमॉस्फेयर जो भी प्रेशर लग रहा होगा उसमें से इस हाइट को माइनस कर दीजिए। अच्छा, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूं। मान लीजिए लेट h इज इक्वल टू लेट इट बी 20 सेंटीमीटर। मान लो ये 20 सेंटीमीटर अंदर को चला गया, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ गैस किसके बराबर आया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 76 माइनस 20 तो कितना हुआ? 56 सेंटीमीटर। इतना ही तो आएगा, कम ही तो आना चाहिए, तभी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो अंदर को जा रहा है। प्रेशर ऑफ गैस कम है, किससे? एटमॉस्फेरिक से। तो इस हाइट को इसमें से आप माइनस करेंगे। समझ आ गई? अब दूसरा, अब यहां पे क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन प्रेशर ऑफ गैस, तो धक्का इधर से इधर को जाएगा, ये लेवल इधर से इधर को जाएगा, तो ये लेवल चला गया डाउन और ये लेवल चला गया अप। एक हाइट पे जाके ये रुक गया। अब ये बची ना हाइट, दिस इज h, और h किसके बराबर होगा? सेंटीमीटर्स। मैंने बताया था ग्रेजुएटेड होती है ये। इसका मतलब अब प्रेशर ऑफ गैस किसके बराबर आया? अरे गैस का प्रेशर इतना ज्यादा है कि उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस करके उधर को धक्का देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस हाइट h। अब अगेन लेट h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो प्रेशर ऑफ गैस किसके बराबर आएगा? 76 प्लस 20, इट विल बी 96 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बाहर से लगने वाला धक्का कम था, अंदर से लगने वाला धक्का ज्यादा है, तो क्वाइट ऑब्वियस लेवल परली साइड को अप चला जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा अंदर का कम, तो इस हाइट को माइनस कर दीजिए, जो दोनों लेवल्स के बीच का डिफरेंस आ रहा है। और जब दूसरी साइड का प्रेशर कम है, अंदर से ज्यादा है, हाइट उधर को जाएगी, है ना। इधर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, लेवल उधर को राइज कर जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर ये हाइट ऐड करनी पड़ेगी, देन यू विल बी गेटिंग द प्रेशर ऑफ गैस। तो ये था मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस विद द यूज ऑफ मैनोमीटर, अ डिवाइस फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। क्लियर? ओके, तो ये तो छोटे छोटे से टॉपिक थे, बड़े सिंपल सिंपल से। एक्चुअल चैप्टर तो अभी शुरू होगा, ठीक है। ओके,
अब गैसेस की मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं इन केस ऑफ गैसेस। इट इज़ वॉल्यूम, इट इज़ प्रेशर, इट इज़ टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। और इन चारों चीज़ों को मेजर करने के लिए वी आर हैविंग सर्टन लॉज, और उनको बोलते हैं हम गैस लॉज, ठीक है। और ये है हमारे पास चार तरह के गैस लॉज: बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलो-ज़ाइक्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। अब इन सभी लॉज को एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। सिंपली, बॉयल्स लॉ, इट हैज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है। चार्ल्स लॉ हैविंग रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। Gay-Lussac's law, it gives a relationship between pressure and temperature. And Avogadro's law, ये बात करता है नंबर ऑफ मोल्स की, तो वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो चारों लॉज इसकी जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है उन्हीं को डिफाइन कर रहे हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉज फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ओके, अब हमारे पास कुछ गैस लॉज हैं, वेरी इंपॉर्टेंटली गैस लॉज, ठीक है। इन गैस लॉज के अंदर वी आर हैविंग बॉयल्स लॉ, देन चार्ल्स लॉ, देन एवोगैड्रोस लॉ। बहुत सिंपल सिंपल से लॉज हैं। आई विल टेक वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स ने, इट वॉज रॉबर्ट बॉयल, गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल, और मैं आपको नॉर्मली बताती हूं कब, इट वॉज गिवन इन 1622, ठीक। स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल, इट सेज, it states that volume of a given mass of gas, volume of a given mass of gas is inversely proportional to pressure of gas. Volume is inversely proportional to pressure of gas at constant temperature. Condition is constant temperature. Volume of a given mass of gas is inversely proportional to its pressure. ऐसे कर लेते हैं, to its pressure. Its pressure मतलब गैस का प्रेशर at constant temperature। मतलब अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं, I will write this is volume. It is inversely proportional to pressure and at constant temperature. अब यही लिखेंगे, at constant temperature. Okay. इसको मैं इधर ले आऊं, ठीक है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसको हम हटा देते हैं विद के, तो इट विल बी P इंटू वी इक्वल टू के, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे ही रखती हूं, ठीक, ओके। अब मैं इसको चलो इधर ही ले आती हूं। नाउ इट विल बी पी वी इक्वल टू के। P into V equal to K means P into V equal to constant. This is Boyle's law. कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटेगा, अगर वॉल्यूम घटता है तो प्रेशर बढ़ेगा। बहुत सिंपल सा हमारे पास ये लॉ है, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब ये आपके पास आ गई मैथमेटिकल जो भी हमारी डेरिवेशन थी। अब देखिए, इनिशियली P1 V1, क्योंकि हमें पता है PV इज इक्वल टू K एज
PV इक्वल टू K, तो इनिशियली एक स्टेज आ गई जब प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, इट इज इक्वल टू K। फाइनली एक और स्टेज, उसका प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2, वो भी किसके बराबर है K। तो दिस इज 1, दिस इज 2, फ्रॉम 1 and 2 P1 V1 it will be always equal to P2 V2. This relationship is important from numerical point of view. इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं कि एक गैस का प्रेशर इतना था, वॉल्यूम इतना था, हमने प्रेशर चेंज कर दिया, बताओ वॉल्यूम कितना होगा। तो 4 एंटिटीज में से 3 हमेशा गिवन होंगी और चौथी एंटिटी जो है वो आप निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए इस लॉ के अंदर वो कहता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मींस अगर वॉल्यूम इंक्रीज किया तो प्रेशर डिक्रीज, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज किया तो प्रेशर विल इंक्रीज। सिंपल सी एक बात करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम हमें इंक्रीज करना है, ओके। ये एक छोटी गाड़ी का टायर है और उसकी ट्यूब बिल्कुल फूली हुई है, इसके अंदर एयर भरी हुई है, ठीक है। गाड़ी के टायर में 28 पॉइंट्स जितनी भी एयर आती है, 32 और 28, और वो बिल्कुल फुल हो जाता है, फूल जाता है, ऐसे फूल जाता है, ओके। अब ऐसा करो, कार के टायर की हवा को शिफ्ट कर दो ट्रक के टायर में। दिस इज टायर ऑफ ट्रक। अब ये एयर इसमें भेजो तो क्या वो कार के टायर जितना प्रेशर शो करेगा? वो तो फ्लैटेंड ही रहेगा, वो फूलेगा नहीं, इट विल रिमेन फ्लैटेंड एज इफ पंक्चर हो गया है। आपने क्या किया, ये था V1, ये था V2, V2 क्या कर गया, इंक्रीज, तो प्रेशर क्या कर गया, डिक्रीज। P1 टू P2 प्रेशर क्या कर गया, डिक्रीज। उल्टा करो, ट्रक का टायर पूरा भरा हुआ था, अब आपने वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, कार के टायर में भरने की कोशिश की, प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा दैट इट विल ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको समझ आ गया दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। वॉल्यूम जितना बढ़ा दोगे प्रेशर कम हो जाएगा भाई, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम, और वॉल्यूम को सिकोड़ दोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये तो ट्रक और कार के टायर की कहानी थी। अब अगर मैं लेबोरेटरी की बात करूं, अब हम केमिकल साइंसेस की बात करें, तो देखिए ये एक गैस जार है और इसको हमने एक पिस्टन से फिट किया है। दिस इज फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ठीक है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, 16 17 18 19 20। इसके अंदर है 20 मॉलिक्यूल्स एंड लेट इट बी कि इसका वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 है V1, ठीक है। और इस वक्त इसका जो प्रेशर है इसको हम मान लेते हैं, लेट इट बी mm में लेते हैं, 600 मिलीमीटर इतना है, या फिर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये स्टेज 1 थी, दिस इज इनिशियल स्टेज, स्टेज 1। अब हमने इस पिस्टन को नीचे लाना शुरू किया, ये मॉलिक्यूल्स नीचे 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 आते जाएंगे, है ना, और नीचे आते जाएंगे। तो पहले ये सारे के सारे मॉलिक्यूल इस पूरे 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड थे, और जो प्रेशर ये हर तरफ दीवार के ऊपर लगा रहे थे उसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो क्वाइट ऑब्वियस, सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा था, प्रेशर भी, ठीक है। तो आप देखो इस पूरी दीवार के ऊपर 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल्स ने स्ट्राइक किया, तो प्रेशर, टोटल का प्रेशर आ गया 600, ओके। अब इसी की सेकंड स्टेज में बनाने जा रही हूं। कंटेनर तो उतना ही रहा, कंटेनर उतना ही है, ठीक है, लेकिन ये जो फ्रिक्शनलेस पुली थी हमारे पास, पिस्टन था फ्रिक्शनलेस, अब उसकी पोजीशन ये आ गई, उसने वॉल्यूम हाफ कर दिया, ये है पिस्टन, उसने वॉल्यूम हाफ कर दिया। नाउ V2 इज 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान देना 20 मॉलिक्यूल्स यहीं पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। चलो मैं इसको रेंडमली नहीं, मैं पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, अब देखो पहले तो ये मॉलिक्यूल इतने बड़े एरिया में टक्कर मारने जा रहे थे, अब उनको टक्कर मारने को जगह कम बची, तो ऑलमोस्ट हर मॉलिक्यूल टक्कर मारेगा। आप समझ रहे हो, पहले ये दौड़ दौड़ के टक्कर लगा रहे थे। ये एक आपके स्कूल का बड़ा वाला हॉल है, एग्जामिनेशन हॉल है, उसमें हमने 20 बच्चों को बिठा दिया और उनको कहा आप लोगों ने चलते रहना है और दीवार पे टच करके वापस आना है। ओके, तो आप सोच लो कि पर स्टूडेंट 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है, उसमें 1 मिनट के अंदर एक स्टूडेंट अलग अलग दीवार को टच करेगा 20 बार, लेट इट बी 20 टाइम्स, शायद उससे भी कम करे, लेट इट बी 20 टाइम्स। अब उसको क्लोज करिए और आप अपने केमिस्ट्री वाले रूम में आ जाइए। हॉल से 1/4 है, अब 20 स्टूडेंट्स, उनके लिए जगह कम हो गई ना, जैसे इनके लिए जगह कम हो गई। तो अब इन दीवारों के ऊपर टक्कर मारने को जाने के लिए उनको कम टाइम लगेगा। अब 1 मिनट के अंदर वो 30 बार भी टक्कर मार सकते हैं, 30 बार भी टच कर सकते हैं। तो दिस इज द मीनिंग, जब प्रेशर वॉल्यूम इसका कम हो गया, अब एरिया कम हो गया। वॉल्यूम कम हुआ मतलब उसका एरिया कम हो गया जिसपे उसको प्रेशर लगाना है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया जितना कम प्रेशर उतना ज्यादा। पहले एरिया बहुत ज्यादा था तो प्रेशर कम, अब एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो दिस इज बॉयल्स लॉ, कि जैसे अब यहां पे 600 था ना, लेट इट भी हो सकता है ये 900 हो जाए, 900 mm हो जाए प्रेशर। ठीक है, तो ये बॉयल्स लॉ कहता है कि जब आप वॉल्यूम को घटाते हो तो प्रेशर बढ़ जाता है, वॉल्यूम को बढ़ाते हो तो प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेट्स सी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर। ठीक है, तो जैसे जैसे शुरू में ये वॉल्यूम हम ऊपर ले रहे हैं, जैसे जैसे वॉल्यूम कम होता जाता है प्रेशर बढ़ता जाता है, ऐसा ही ग्राफ आएगा। वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। चलो, एक स्टेज ए, एक स्टेज बी। स्टेज ए के ऊपर हमारे पास इधर आया V1, इधर आया P1। स्टेज बी के कॉरस्पॉन्डिंग ये आया V2 और ये आया P2। तो फ्रॉम द ग्राफ इट इज ऑब्वियस दैट V1 is greater than V2 and P2 is greater than P1। तो आप देखिए, when volume decreases from V1 to V2, pressure increases from P1 to P2। यही तो, कम हुआ प्रेशर ज्यादा हुआ। V is inversely proportional to P। सिंपल, समझ आ गई ना सबको। तो ये इनिशियल स्टेज के ऊपर वॉल्यूम, ये रही इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियली हमारे पास है P1 V1 और फाइनली P2 V2, और आपने दोनों का देख लिया, V2 घट रहा है और P2 बढ़ रहा है। ठीक है, एक ग्राफ तो ये बनता है प्रेशर, पहला अभी जो ग्राफ बनाया दिस वाज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ठीक है, एक और हमारे पास ग्राफ आता है। तो इस ग्राफ को जो भी आपने डेराइव किया, वहां से आपने क्या एलिसिडेट किया कि वॉल्यूम डिक्रीजेस टू V2, प्रेशर इंक्रीजेस टू P2, दैट इज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। अब दूसरा ग्राफ जो है इट इज वॉल्यूम वर्सेस 1/P, वॉल्यूम वर्सेस 1/P। अच्छा, अब एक चीज देखना जरा ध्यान से, हमारे पास है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। ध्यान देना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? 1/P के, और इट इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। समझ रहे हो बात? अगर मैं अकेले प्रेशर की बात करूं तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, लेकिन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। 1/P की अगर मैं वैल्यूज लेती हूं तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। और अकेला P लिखना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो अब जो ग्राफ है दैट इज वॉल्यूम वर्सेस 1/P। अब क्योंकि ये डायरेक्ट है तो ये ऐसे आएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले जितने भी आपके पास ग्राफ्स होते हैं वो ऐसे ही आते हैं। तो ये इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि कांस्टेंट आएगा भाई, आंसर कांस्टेंट आएगा। समझ आई बात? तो इस तरीके से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। जैसे जैसे 1/P की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे V की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, V1, V2, V3, V4, इधर P1, P2, P3, P4। समझ आई बात? तो जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होगा उसी तरीके से 1/P की वैल्यूज जो है वो चेंज होती जाएंगी। ठीक है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। तो इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा। और एक ग्राफ बनता है हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर। पीवी की वैल्यू क्या होती है भाई? कांस्टेंट। इधर आपने लिया प्रेशर की वेरिएशन और इधर P इंटू वी। तो आप अलग अलग लेवल्स पे लें। एक टेम्परेचर पे T1 क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट, ये रहा T2, या ये ले लीजिए T2 और ये क्या हो जाएगा T3। ठीक, अगर आप ये 1 लेते हैं, ये 2 है, ये 3 है, ये हो जाएगा 4। कोई सा भी लो, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, आंसर क्या आता है? कांस्टेंट। क्योंकि PV क्या होता है भाई? कांस्टेंट। प्रेशर जैसे मर्जी वेरी करता जाए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये जो ग्राफ लाइंस हैं दे विल बी स्ट्रेट लाइन। तो यही हमारा जो बॉयल्स लॉ है, यही बात कहता है दैट प्रेशर इनटू वॉल्यूम इट इज कांस्टेंट एट विद रेफरेंस टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ओके। अब देखो बॉयल्स लॉ की एप्लीकेशन। क्या आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो कहीं, कि बस ऐसे ही बोझ बड़ा हुआ है किताब के अंदर, कॉपी का पेज खराब करते हैं हम इसको लिखने के लिए, है भाई? देखो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, ठीक, ग्राउंड और ये हाइट, जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर जाते हैं यहां पे जो भी हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इट डिक्रीजेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीज, वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो प्रेशर क्या हो गया? लेस। वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम। इसका मतलब अब हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम। वॉल्यूम जितना ज्यादा फैल गया, प्रेशर उतना ज्यादा कम हो गया, तो एयर कम आई ना हमारे हिस्से में, तो उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? लेस। ठीक है, देन एयर बिकम्स लेस डेंसर। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एयर की डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी कम हुई मतलब एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया, तो उससे क्या होगा? फिर सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, है ना? तो दैट इज व्हाई जो माउंटेनियर्स हैं, पर्वतारोही होते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलते हैं, सो दैट उनको सांस लेने में कठिनाई ना हो। बहुत से लोग हैं मनी महेश जाते हैं या कहीं और चढ़ाई वाली जगह पे जाते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि ऑक्सीजन कम हो गई, क्योंकि जितने हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर आप जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, क्योंकि एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी कम हो गई। ठीक है, क्योंकि देखो डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम, वॉल्यूम बढ़ गया डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम हुई मतलब गिवन वॉल्यूम के अंदर एयर की क्वांटिटी कम है, एयर की क्वांटिटी कम का मतलब ऑक्सीजन कम है, तो सांस कहां से आएगी? ठीक है, तो ये था
बॉयल्स लॉ। तो बात करें हम बॉयल्स लॉ की, इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल, ठीक है, और ये रिलेशनशिप देता है प्रेशर और वॉल्यूम। ये कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर अगर हम किसी भी गैस का, गिवन मास ऑफ गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। मींस वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और प्रेशर of a given mass of gas is inversely proportional to volume. तो P is inversely proportional to volume at constant temperature and N. तो P प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, K अपॉन V, उसको दूसरी साइड ले जाओ तो PV इक्वल टू K। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, ठीक है। जितना वॉल्यूम बढ़ा उतना प्रेशर घटा, जितना प्रेशर घटा उतना वॉल्यूम बढ़ा, तो दोनों ही इन्वर्सली रिलेटेड हैं, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे पास कोई भी गैस है A, ठीक है, टेम्परेचर है T और प्रेशर है P। इस वक्त प्रेशर था इनिशियल स्टेज में P1 V1, अब हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, V2 हो गया। अब गैस मॉलिक्यूल्स को मूव करने को ज़्यादा जगह मिल गई, तो प्रेशर P2 हो गया, और अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट, दोनों बराबर होंगे। अब एक और गैस ले ली हमने, ये पहले ज़्यादा वॉल्यूम और प्रेशर पे थी, तो P1 V1 मीन्स वॉल्यूम ज़्यादा था, प्रेशर कम था। अब जैसे जैसे हमने प्रेशर को बढ़ाना शुरू किया, वी इंक्रीज द प्रेशर, लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया, कम। तो यहाँ पे भी P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2, रिलेशन वही रहेगा। और इसको अगर आप ग्राफिकली देखें तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ये हमेशा ऐसे कर्व्ड आएगा। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम होता जाएगा। अब देखिए, ऊपर को जाते हुए प्रेशर बढ़ रहा है, तो कोई भी पॉइंट लगाइए, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। लेट अस टेक अप दीज टू न्यूमेरिकल्स। अब देखो बॉयल्स लॉ के बेस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। फर्स्ट, a vessel of 120 ml capacity contains a certain amount of gas at 35 degrees Celsius and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel of volume 180 ml at 35 degrees Celsius. What would be its pressure? तो स्टेटमेंट को लंबा समझकर कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो, आपको गिवन क्या है। A vessel of 120 ml capacity means these are initial stage और इस साइड में लिखूंगी फाइनल स्टेज। इनिशियल स्टेज के ऊपर वॉल्यूम कितना है 120 ml और उसका टेम्परेचर दोनों टाइम सेम है, और आपको पता बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, और उसका प्रेशर P1 इट वाज 1.2 बार। वॉल्यूम दूसरे में शिफ्ट किया तो वॉल्यूम हो गया V2, इट इज 180 ml, और आपसे पूछा है बताओ भाई प्रेशर कितना हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज किया तो देखो सीधी सी बात है, प्रेशर का आंसर आपका कम आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या रिलेशन था, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। क्या निकालना है आपको, P2। ओके, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 120 इंटू 1.2 इक्वल टू 180, दिस इज P2 इंटू 180। तो P2 किसके बराबर आया, 180 इधर, इट विल बी 120 इंटू 1.2 अपॉन 180, ये हटाया, नीचे 10 लगा दिया, दो जीरो के साथ जीरो कैंसिल। अब देखो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, तो ये आ गया 8 अपॉन 10 इक्वल टू 0.8 बार। आंसर है ना, सिंपल न्यूमेरिकल। तो हमारे पास आया प्रेशर इट विल बी 0.8 बार। बहुत आसानी से न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, ये हो गया ना। ओके, नेक्स्ट इज, अब ये चीजें तो मुझे चाहिए ही चाहिए, है ना, इनिशियल और फाइनल तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये फॉर्मूला भी चाहिए, बस ये नहीं चाहिए अब, ठीक है। अब वो बोल रहा है अ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 250 ml, ओके।
आपने भी ऐसे ही करना 250 ml एट 745 mm ऑफ मर्करी, प्रेशर आ गया, टेम्परेचर सेम. व्हाट एडिशनल प्रेशर शुड बी अप्लाइड टू रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ गैस टू 200 ml. तो देखो कितना एक्स्ट्रा, ऑलरेडी प्रेशर कितना है 745, और फालतू प्रेशर कितना लगाएं कि वॉल्यूम कम हो जाए. तो पहले तो P2 निकालो, ठीक है, बाकी बाद में देखते हैं. तो ये हमारे पास आया 250 इंटू 745 P2 इंटू 200. तो P2 किसके बराबर आया 250 इंटू 745 डिवाइडेड बाय 200. इससे ये कैंसिल, 5 5 25, 5 4 20, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 931.25 931.25 mm ऑफ मर्करी. ये आ गया हमारे पास P2. ओके, तो एडिशनल प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ गैस टू 200 ml किसके बराबर होगा, मैं यहां लिखूंगी P एडिशनल. इट विल बी इक्वल टू, फाइनल कितना आया P2 माइनस P1, जो दोनों का डिफरेंस है वही तो फालतू लगाया ना आपने. तो ये आ गया 931.25 माइनस 745 mm ऑफ मर्करी. अब इसको आप इसमें से माइनस करेंगे, यू विल गेट 186.25 mm ऑफ मर्करी. आप बात समझे, पहले इतना था, आपने और फालतू कितना लगाया कि P2 कितना हो गया 931.25. 745 तो पहले से ही था ना, फालतू कितना लगाया, माइनस करके निकाल लिया. तो न्यूमेरिकल्स आर टू सिंपल. 3 चीजें गिवन होंगी, चौथी चीज ही निकालनी है, ठीक है. तो इसके और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स मैं भेजूंगी आपके पास, ठीक है. 1-2 न्यूमेरिकल्स उसमें होम असाइनमेंट में मैं डालती हूँ. सो आज के वीडियो में इतना ही. इस वीडियो को अच्छे से देखना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें लगे उनको नोट करना है, चाहे वो 1 नंबर में हो या कोई स्टेटमेंट हो, ठीक है. सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको जरूर लाइक करें, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट एवरी वीडियो कैन रीच टू यू विथ प्रॉपर. आज के वीडियो में इतना ही. आपको ये वीडियो कैसा लगा, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझकर नोट करें. जितने भी आपको 1-1 नंबर के क्वेश्चंस लगते हैं उनको जरूर नोट करें. और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड कीप योर नोटिफिकेशन बेल ऑन. तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ.